फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम क्लास 9th फिजिक्स, हमारे बच्चों का डिमांड ये था कि सर हमें 9th का फिजिक्स जो बेसिक है फिजिक्स पढ़ने के लिए वो स्टार्ट कर दीजिए। तो मैंने सोचा कि आज फिजिक्स पे हम क्लास वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर नाम है मोशन। ठीक है, तो इसमें रेस्ट, मोशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये सब चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। इन सब चीज़ों को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम इसको फिजिक्स के बारे में जानते हैं कि फिजिक्स क्या है, व्हाट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम लॉज ऑफ नेचर का स्टडी करते हैं। अब कहेंगे लॉज ऑफ नेचर का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक के नियमों का। जैसे सपोज करिए कि बिजली चमकती है, लाइटनिंग। तो लाइटनिंग क्यों होती है उसके बारे में डीपली जानना, ये लॉ ऑफ नेचर को जानना है। अर्थक्वेक हो रहा है, अर्थक्वेक क्यों होता है, इसका स्टडी करना, ये फिजिक्स के अंदर आ जाता है। ठीक है, जब हम दो चीजों को रब करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो दो चीजों को रगड़ने से क्या होता है ऐसा जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है? दिस आर लॉज ऑफ नेचर। और ये लॉज ऑफ नेचर आपको मैं बता दूं कि जब से ये यूनिवर्स बना है तब से है। अब उसकी डिस्कवरी बाद में हुई, बाद में साइंस, ह्यूमन ब्रेन इतना डेवलप हुआ और इस चीजों को जाना, उस चीजों को डिस्कवर किया, तो हम आज उसको जानते हैं। ये नहीं कि वो आज नई बात नहीं है कि बिजली आज ही चमक रही है, बिजली बहुत पहले से चमक रही है, जब से यूनिवर्स बना है तब से चमक रही होगी। ठीक है, रबिंग से इलेक्ट्रिसिटी बहुत पहले से ही प्रोड्यूस हो रही होगी, लेकिन जब हमने जाना तो हमें समझ में आया ये लॉ ऑफ नेचर है। तो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ नेचर। आप लिख दीजिए, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस या नेचुरल साइंस, साइंस इन विच वी स्टडी the laws of nature। लॉज ऑफ नेचर का स्टडी करते हैं। ठीक है, आपके स्टैंडर्ड में इतना ही लॉज ऑफ नेचर, क्वांटिटिवली या क्वालिटिवली। क्वांटिटिव स्टडी करते हैं, क्वालिटिव स्टडी करते हैं। क्वांटिटी कितना फोर्स अगर है तो कितना फोर्स है, कितने न्यूटन का फोर्स है। करंट अगर फ्लो हो रही है तो कितने स्ट्रेंथ, कितने एम्पियर की करंट फ्लो होती है, ये क्वांटिटिव स्टडी है। ठीक है, क्वालिटिव है, क्वालिटी क्या, एक हम फोर्स का स्टडी कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम मोमेंटम का स्टडी कर रहे हैं, एक्सेलरेशन का स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब क्वालिटी हो गया और एक क्वांटिटी हो गया। तो क्वालिटिव स्टडी भी और क्वांटिटिव स्टडी भी करते हैं लॉज ऑफ नेचर का। ठीक है, अच्छा, अब जो है फिजिक्स के अंदर जब हम स्टडी करते हैं तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि फिजिक्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो फिजिक्स में मैकेनिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स का, दूसरा ब्रांच है सपोज करिए हीट, तीसरा ब्रांच है लाइट, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उसके बाद मैग्नेटिज्म। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में वही कैसे एटम बम बनाया जा रहा है। ठीक है ना, आजकल देख रहे हैं वॉर चल रहा है, सब एटम बम का खेल न्यूक्लियर फिजिक्स ने दिया है। ठीक है, उसके बाद से इलेक्ट्रॉनिक्स भी हम पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सारे फिजिक्स के ब्रांच हैं। मैकेनिक्स है, हीट है, लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो ये सारी चीजें हम फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे, इन सारी चीजों का। अभी आप क्लास 9th में पहला जो चैप्टर हम ये मैकेनिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, ओके। अब हमें ये जानना है कि जो फिजिक्स जो हम पढ़ रहे हैं, इसको मैं रब कर रहा हूं, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आ जाइए
कि फिजिक्स के अंदर मैंने अभी बताया कई चीजों का नाम लिया, फोर्स का नाम लिया, एक्सीलरेशन का नाम लिया, हीट, लाइट, ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज कहलाते हैं। फिजिक्स के अंदर जिन चीजों का, जिन टर्म्स का हम स्टडी करेंगे वो सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं, उनका यूनिट्स होता है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट्स, उनको एक प्रॉपर यूनिट्स में एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम जाते हैं कपड़े वाले के यहाँ तो कहते हैं कि भैया हमें 2 मीटर कपड़ा चाहिए, 2 मीटर क्लॉथ चाहिए, हम ये कहेंगे कि 2 लीटर कपड़ा चाहिए तो हमारा गलत हो जाएगा। तो हर फिजिकल क्वांटिटी को उसके प्रॉपर यूनिट के साथ हम एक्सप्रेस करते हैं और बोलते हैं। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। तो यूनिट्स फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स होते हैं, ठीक है। अब यूनिट्स को हम 2 पार्ट्स में बांट के स्टडी करते हैं। फर्स्ट फंडामेंटल यूनिट्स, और सेकेंड जो है डिराइव्ड यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स बेसिक यूनिट्स होते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स जो है वो मतलब उनको एक्सप्रेस करने के लिए किसी और चीज का सहारा नहीं लेना पड़ता है, किसी और चीज का हेल्प नहीं लेना पड़ता है। फंडामेंटल यूनिट्स खुद ही यूनिट्स होते हैं और उनको एक्सप्रेस करने के लिए किसी और क्वांटिटी के हेल्प लेना नहीं पड़ता है, उनको कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट्स में स्टूडेंट्स हमारे सबसे पहले लेंथ आता है। लेंथ किस चीज की यूनिट होता है, डिस्टेंस का यूनिट होता है, तो लेंथ एल से डिनोट करेंगे। उसके बाद से मास क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, उसको एम से डिनोट करते हैं। मास मतलब कितना केजी शुगर, 5 केजी शुगर, 10 केजी शुगर, ये मास होता है, ठीक है। उसके बाद से हमारा टाइम, इसको हम टाइम को टी लिखेंगे फिलहाल, उसका यूनिट सेकेंड होता है LMT, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है हमारा टेम्परेचर, फंडामेंटल यूनिट्स हम बता रहे हैं आपको। टेम्परेचर को हम केल्विन में एक्सप्रेस करते हैं। उसके बाद से हमारा होता है इलेक्ट्रिक करंट, इसको एम्पियर में डिनोट करते हैं। उसके बाद से होता है ल्यूमिनस फ्लक्स या ल्यूमिनस इंटेंसिटी, है ना। ये लाइट से रिलेटेड होता है कि लाइट कितनी इंटेंसिटी की लाइट होती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। उसकी यूनिट क्या होती है, कैनेडेला, CD से यूनिट डिनोट करते हैं उसको। उसके बाद से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अगर केमिस्ट्री अगर शुरू हुआ होगा तो इसमें मोल आपने पढ़ लिया होगा, मोल, है ना। उसके बाद से एंगल को क्या, एंगल का ऐसा यूनिट जो होता है वो क्या होता है, रेडियन, ठीक है। उसके बाद से आता है सॉलिड एंगल। ये सारी चीजें बाद में आएंगी जहां जहां उसका एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, अभी आप इतना जानिए। सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन में डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये सारे फंडामेंटल यूनिट्स हो गए, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंगल एंड सॉलिड एंगल, ठीक है। क्या है ये, फंडामेंटल यूनिट्स या बेसिक यूनिट्स। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए, उसके बाद से आता है ड्राइव्ड यूनिट को एक्सप्रेस करने के लिए फंडामेंटल यूनिट्स का हेल्प लेना पड़ता है। फॉर एग्जांपल ड्राइव्ड यूनिट्स नीड्स, ऐसे लिखिए आप, चाहे ऐसे कहिए, वी नीड द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट टू
टू राइट द ड्राइव यूनिट्स। ड्राइव यूनिट्स को लिखने के लिए फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प लेनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए एरिया। एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। अभी मैंने बताया लेंथ का यूनिट क्या होगा? फंडामेंटल यूनिट लेंथ एल होगा, ठीक है, और ब्रेथ वो भी तो लेंथ ही है, उसका एल होगा। तो एरिया का यूनिट हो गया एल स्क्वायर, या इसको मीटर स्क्वायर लिखते हैं। तो ये जो हो गया एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो इसमें एरिया के लिए क्या है? दो फंडामेंटल यूनिट्स के मिलने से बना है, ठीक है। एक और एग्जांपल लीजिए आप, क्या? डेंसिटी। डेंसिटी लीजिए। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो मास क्या होता है? वेट, मास। तो इसका यूनिट क्या होता है? केजी होता है, लेकिन मास को हम ऐसे लिखेंगे एम, ठीक है। और वॉल्यूम एल इंटू एल इंटू एल, एल की पावर 3, ठीक है। मास का ऐसा यूनिट केजी होता है, और ये लेंथ का क्या हो गया? मीटर क्यूब हो गया। तो आपने देखा कि डेंसिटी जो है, डेंसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें दो फंडामेंटल क्वांटिटी मास और लेंथ को लेना पड़ा। इसलिए डेंसिटी क्या हो गया? ड्राइव्ड यूनिट हो गया, और ये जो है मास और लेंथ जो है ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं। तो इस तरह से ड्राइव्ड यूनिट को एक्सप्रेस करने के लिए हमें फंडामेंटल यूनिट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव्ड यूनिट का, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आइए हम आते हैं अपने काम की चीजों पे। इस चैप्टर में हमें जो स्टडी करना है, सबसे पहला जो चीज है वो है रेस्ट और मोशन, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्ट? देखिए, अगर हम दो चीजों को स्टडी करें किसी भी, तो इस यूनिवर्स में चीजें दो ही स्टेट में हैं, आइदर दे आर इन रेस्ट और दे आर इन मोशन। या तो कोई चीज मोशन में है, चल रही है, हरकत कर रही है, गति कर रही है, या वो रेस्ट में है, जहां है वही है। तो स्टेट दो होते हैं, स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, रेस्ट और मोशन। दो स्टेट में दो चीजें हैं पूरे यूनिवर्स में। अब रेस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, ये आपको डिफाइन करना है। तो रेस्ट को डिफाइन करते हैं कैसे कि इफ अ बॉडी इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट इज सेड टू बी एट रेस्ट। मतलब क्या हुआ? अगर कोई चीज, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा ये मार्कर है, यहाँ पर बोर्ड पे रखा हुआ है, टाइम पास हो रहा है और इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो ये रेस्ट में है। और टाइम पास हो रहा है और ये ऐसे मूव भी कर रहा है, तो ये मोशन में है। तो क्या लिखेंगे आप? इफ अ बॉडी इज नॉट changing its position, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। देखिए, ये शॉर्टकट में बार बार लिखूंगा, WRT, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। इफ अ बॉडी इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, देन इट इज said to be at rest, उस बॉडी को कहेंगे रेस्ट में है। अच्छा, ये रेस्ट और मोशन, और इसमें क्या होगा? मोशन में इफ अ बॉडी इज चेंजिंग its position with respect to time, then
इट इज सेड टू बी इन मोशन। ठीक है, मतलब मोशन में ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली विथ रिस्पेक्ट टू। एक चीज इसमें याद रखिएगा, कोई रेफरेंस पॉइंट का होना जरूरी है। जैसे सराउंडिंग में हम अपनी रोड के किनारे हम वॉक कर रहे हैं, तो क्या है कि हमारा एक समझिए हमारा एक दोस्त है, वो भी वॉकिंग कर रहा है हमारे साथ और दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं। तो दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं, तो हम दोनों फ्रेंड एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में होंगे, इसलिए कि हम दोनों के बीच का जो है क्या होगा कि पोजीशन चेंज नहीं होगा। लेकिन वही हम रोड के किनारे कोई ट्री है, पेड़ है, तो उसके रेस्पेक्ट में हम मोशन में होंगे। तो क्या समझा, मैं और मेरा फ्रेंड एक ही स्पीड से अगर हम चल रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, लेकिन उस ट्री के रेस्पेक्ट में मोशन में है। तो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, याद रखिएगा, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव टर्म्स है, दोनों एक दूसरे रिलेटिव, किसी के रिलेशन के, किसी के संदर्भ में उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, एक ही चीज किसी के रेस्पेक्ट में रेस्ट में हो सकता है, वही चीज किसी और के रेस्पेक्ट में मोशन में हो सकता है। ये मतलब हुआ रिलेटिव टर्म्स का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रेस्ट और मोशन आपने समझ लिया। अब आइए नेक्स्ट जो चीज आपको स्टडी करना है, मैं उन्हीं चीजों पे फोकस कर रहा हूँ, ज्यादा डीप नहीं लेके जाऊंगा। हाँ, डीप कब लेके जाऊंगा, जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा, वहां आप लोगों को लेके चलूंगा, खूब अच्छा से शेयर कराऊंगा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का। अब आइए डिस्टेंस एंड दूसरा टर्म डिस्प्लेसमेंट। अभी मैंने बताया फिजिक्स के अंदर, अभी आपने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ये दो फिजिकल क्वांटिटी हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या है, ठीक है, डिस्टेंस क्या है, अगर कोई मूविंग बॉडी, कोई बॉडी मूव कर रहा है, तो उसने जितना, उसका लेंथ ऑफ पाथ जितना हुआ, जितना लेंथ उसने कवर किया, ठीक है, उसको हम कहेंगे डिस्टेंस। टोटल लेंथ ऑफ पाथ क्या लिखेंगे आप, टोटल लेंथ ऑफ पाथ, ठीक है, covered by a moving body is known as its distance। ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ पाथ। अभी मैं समझा रहा हूं, पहले डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन लिख दूं। Displacement is the net distance between initial and final position of a moving body। क्या मतलब हुआ, अब देखिए यहां समझिए एग्जांपल के जरिए। आप ऐसे चले हैं, ए से स्टार्ट कर रहे हैं, वाया बी सी होते हुए आप डी पे पहुंच रहे हैं, तो टोटल लेंथ ऑफ पाथ ये पूरा ये कहलाएगा डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, ए बी सी डी, टोटल लेंथ ऑफ पाथ ए बी सी डी, ये पूरा डिस्टेंस हुआ, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट, नेट इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का नेट डिस्टेंस। सपोज करिए एक ऐसा रास्ता है,
ठीक है। रोडवे के जरिए जाने पर इस तरह से प्लेस ए से प्लेस डी तक जाते हैं। प्लेन से जाएंगे आप तो सीधे उड़ेंगे और ए से डी तक पहुंच जाएंगे। तो ये नेट डिस्टेंस जो हुआ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। और ये टोटल लेंथ ऑफ पाथ जो हुआ वो हो गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया ए डी, और इस पे एरो लगा रहा हूं। ठीक है, एरो का मतलब हुआ फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह के होंगे, एक वेक्टर और एक स्केलर। ठीक है, ये डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्या होता है, इसमें डायरेक्शन भी होता है। वेक्टर क्वांटिटी है ये, और ये है स्केलर क्वांटिटी। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। किस डायरेक्शन में ये नहीं होता है, यहाँ पे इसके मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। आगे जैसे जैसे क्वांटिटीज आएंगे हम एक्सप्रेस करेंगे। आप वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज रट जाइए, वेक्टर और स्केलर, फिजिकल क्वांटिटी आइदर वेक्टर और स्केलर। एक और भी होता है वो बाद में, वो आपके लेवल के नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस समझ लिए। चलिए एक और एग्जांपल लेकर के हम समझते हैं। सपोज करिए स्टूडेंट, यहां से आप मूव कर रहे हैं, ठीक है, 3 किलोमीटर, फिर इधर 4 किलोमीटर। ठीक है, तो आपने मूव करना शुरू किया, ए से बी पर आए और फिर ये 90 डिग्री पर टर्न लिया और आप आ गए कहाँ पे, यहाँ पे सी पे। तो यहाँ आपको बताना है कि डिस्टेंस कितना हुआ और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। ठीक है, तो आप डिस्टेंस की बात करेंगे तो टोटल लेंथ ऑफ पाथ, देखिए टोटल लेंथ ऑफ पाथ, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताइए। डिस्टेंस 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर इज इक्वल टू 7 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। तो डिस्टेंस आपका कितना हो गया 7 किलोमीटर, बट आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा मैं भी बता रहा हूं। देखिए अब डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया था कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का नेट डिस्टेंस, ये हुआ आपका डिस्प्लेसमेंट। तो इस डिस्प्लेसमेंट को अब आप क्या करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगाइए फटाफट। एसी निकालना है ना आपको, तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ये चूंकि राइट ट्रायंगल बन रहा है तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB आपके पास कितना है 3 स्क्वायर प्लस BC कितना है 4 स्क्वायर। तो हमारे पास AC हो गया 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और इस पर लगेगा स्क्वायर रूट, चूंकि इसका स्क्वायर हटाएंगे तो 16 और 9 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है बोलिए, 25 का स्क्वायर रूट कितना हुआ 5 किलोमीटर। तो ये जो डिस्टेंस हुआ आपका कितना A से C तक, ये 5 किलोमीटर हो जाएगा। समझ गए। तो देखिए डिस्टेंस 7 किलोमीटर आ रहा था और डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 5 किलोमीटर। तो ये है बेसिक डिफरेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, राइट। अब ये थोड़ा और हम कुछ एग्जांपल लेकर के डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं। चलिए एक एग्जांपल और देखिए। एक ऑब्जेक्ट है, ये सेमी सर्कुलर पाथ है, इस सेमी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है ए से बी तक। इस सेमी सर्कुलर पाथ का रेडियस है सपोज करिए 8 मीटर, ये रेडियस हुआ, ये भी 8 मीटर होगा। ठीक है, मतलब इसका डायमीटर हो गया 16 सेंटीमीटर। ये यूं दो रास्ते से इस तरह ऐसे आकर के यहाँ आ गया, सेमी सर्कुलर पाथ पे चलकर ऐसे आ गया। तो इसका पूछा जाएगा आपसे कि डिस्टेंस कितना हुआ और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो देखिए डिस्टेंस कितना होगा, ये सेमी सर्कुलर पाथ, सर्कल का पेरीमीटर का हाफ, मतलब सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है, सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर होता है, लेकिन ये पूरे सर्कल का हाफ सर्कल है तो ये हो जाएगा सिर्फ पाई आर।
कितना होगा स्टूडेंट, ये पोर्शन पाई आर होगा। तो पाई आर का मतलब हो गया पाई 22/7 और आर का मतलब रेडियस, रेडियस कितना है हमारा 8, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, 8 × 16, 8 × 16 और 17 कितना, ये मीटर हो गया आपका डिस्टेंस, उसको डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ जल्दी से बताइए, डिस्प्लेसमेंट तो यहां से ए से बी तक होगा नेट डिस्टेंस, तो बताइए कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट, डायमीटर के इक्वल हो गया 8 + 8 16 मीटर। तो इस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी आपने समझ लिया। ये सारे एग्जांपल्स हैं आपको समझाने के लिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए, कभी ऐसा हो सकता है, यहां बताइए, मैं आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके चल रहा हूं, सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, कोई बॉडी मूव कर रहा है, ए से मूव किया और ए से चल करके फिर वापस ए तक आ गया, ठीक है। इस सर्कुलर पाथ का रेडियस है आपका 7 मीटर। अब यहां बताइए इस केस में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए, अ बॉडी स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम ए एंड फाइनली रीचेस टू ए, ए से चलकर ए पर आ गया, तो डिस्टेंस बोलिए, डिस्टेंस will be total circumference of the circle 2 pi r होगा ना, यहां से चला और यहां आ गया, तो टोटल लेंथ ऑफ पाथ जो हो गया, पाथ लेंथ जो हो गया वो 2 pi r होगा, 2 × 22/7 पाई का वैल्यू और रेडियस 7 है, मल्टीप्लाई कर दिया 44 मीटर। देख लीजिए इसका डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस 44 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट बताएंगे, डिस्प्लेसमेंट जहां से चला था वहीं आ गया, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो लेंथ है वो क्या है, 0 है, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से आप देखिए कि एक बॉडी डिस्टेंस कवर कर रहा है, स्टिल उसका डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। समझ में आ गई बात। तो यह है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज मैं बता रहा हूं, अगला लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम स्पीड और वेलोसिटी वगैरह हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए मैं इतना ही आप लोगों के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं देना चाहता हूं आपको कि थ्री किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 4 किलोमीटर, इस डायग्राम को देखिए, ए बी सी और डी। तो इसमें आपको करना यह है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों फाइंड करना है, तो ये आप करेंगे योरसेल्फ, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। मुझे पहले बोलना चाहिए कि आप लोग हमारे रिजवान सर की जो क्लास है, ऑनलाइन जो यूट्यूब चैनल है, राजी कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस, राजी कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस, इसको सब्सक्राइब कीजिए। और अगर फिजिक्स, साइंस और मैथ एक ही टीचर से पढ़ना है तो रिजवान सर पे फेथ कीजिए और आप लोग इंशाल्लाह बहुत अच्छा करेंगे। दिस इज माय प्रॉमिस टू यू। थैंक यू स्टूडेंट्स।